प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट्स लॉ। तो ये वाला टॉपिक इसी से गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र का ही टॉपिक है। और इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है और उसके लिए किस वैज्ञानिक ने देखा था कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो सकता है धारावाही चालक के द्वारा। पिछली वीडियो में ये बताया था। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पिछली वीडियो को भी देख सकें इस वाले टॉपिक को अच्छी तरीके से जानने के लिए। तो बायो सेवर्ट का जो नियम है, उसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उसी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए ये नियम है जो किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ऑर्स्टेड साहब ने बताया, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, कि जब कोई धारा बहती है, किसी भी चालक में कोई धारा बहती है, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उसको हमने कैसे देखा था? कंपास नीडल रख के देखा था। पिछली वीडियो में आप उसको देख लेना, क्लियर कर लेना चुंबकीय क्षेत्र। अब बायो और सेवर्ट ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऑर्स्टेड की कि जब उन्होंने देखा कि जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है किसी चालक के चारों ओर, तो उन्होंने उसका परिमाण निकालने की कोशिश की कि कितना हो रहा है। ऑर्स्टेड ने तो ये बता दिया केवल कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब बायो और सेवर्ट ने बताया कि कितना उत्पन्न हो रहा है, और कितना उत्पन्न हो रहा है उसको देखेंगे। और जिस नियम के आधार पर उन्होंने निकाला कि कितना उत्पन्न हो रहा है, उसे ही कहते हैं बायो सेवर्ट का नियम। तो देखिए, यहां पर मैंने ये एक धारावाही चालक बना रखा है। कैसे भी, सीधा है या टेढ़ा मेढ़ा है, वक्राकार है, जिगजैग है, कैसे भी ये बना रखा है यहाँ पे धारावाही चालक। इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, फ्लो कर रही है। इस धारावाही चालक का हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, ए और बी, ए बी, इतना सा, जिसकी लंबाई है माना डेल्टा एल। छोटा टुकड़ा है इसलिए उसकी लंबाई को हम डेल्टा एल सपोज कर लेते हैं। और डेल्टा एल को आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि डेल्टा एल एक आपको सीधा तार दिख रहा है। हालांकि पूरा तार तो हमारा जिगजैग है, वक्राकार है, लेकिन ये जो छोटा सा ए बी टुकड़ा हमने लिया जिसकी लंबाई डेल्टा एल ली, वो कैसा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है। तो एक छोटा सा टुकड़ा किसी भी तार का ले लो आप, चाहे वो वृत्ताकार में मुड़ा है कोई तार, उसका आप छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, छोटा सा चाप ले लीजिए, तो आपको कैसा लगेगा? वो सीधा लगेगा। तो यहाँ पे भी आपको ये ए से बी तक की जो लंबाई है सीधी लग रही है। यहाँ पर भी लेंगे आप, यहाँ से इतना लेंगे तो ये भी सीधा लगेगा, यहाँ से इतना लेंगे सीधा लगेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा अवयव, छोटा सा टुकड़ा ए बी, इसकी सहायता से हम पहले चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। इस पी बिंदु पर ये बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मिल करके ये चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला। तो यहाँ पर इस पी बिंदु पर माना चुंबकीय क्षेत्र का मान फाइंड करना है। तो इस ए बी जो अवयव है, ये खंड है जो इस तार का एक टुकड़ा है जिसकी लंबाई डेल्टा एल है, उसके मध्य बिंदु से इस पी बिंदु की दूरी है माना आर, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखी है बोर्ड पे, आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो बायो और सेवर्ट ने मिलकर के विभिन्न धारावाही चालकों के द्वारा उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया। भिन्न तार लिए उन्होंने, भिन्न धारावाही चालक लिए, एक ही नहीं। ऐसे नहीं कि लोहे का ही तार लिया होगा, उन्होंने लोहे का भी लिया, तांबे का भी लिया, एल्यूमिनियम लिया, बहुत सारे तारों से मिलकर के और चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला। तो उन्होंने देखा, ये प्रैक्टिकल करके उन्हें ये प्राप्त हुआ कि जो इस पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, तो चूंकि छोटे टुकड़े के कारण है, छोटे खंड के कारण है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को भी हम डेल्टा बी लिख लेते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती हो रहा था। भिन्न तारों से देखा उन्होंने, एक तो इस धारा के अनुक्रमानुपाती हो रहा है, जो इस तार में धारा बह रही है आई, जो पूरे तार में धारा आई बह रही है, तो इस छोटे से अवयव में भी आई बह रही होगी। तो ये देखा उन्होंने। दूसरा उन्होंने देखा
डेल्टा बी, एक तो उन्होंने ये देखा, दूसरा उन्होंने देखा कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू ये जो इस अवयव की लंबाई है जो हमने डेल्टा एल मान रखी है। डेल्टा एल क्यों मानी हमने? छोटी लंबाई इसलिए डेल्टा लगा दिया एल पे। पूरी लंबाई एल थी माना और छोटे से टुकड़ा लिया तो उसको हमने डेल्टा लगा दिया। डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा उन्होंने देखा, ये प्रैक्टिकल करके देख रहे हो और भिन्न भिन्न तारों पर देख रहे हैं, एक ही तार पे नहीं, तो सब में उन्हें यही मिला। तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल मिला यहां से यहां तक मिलाने वाली जो दूरी है, ये रेखा है, इस रेखा और इस ए बी रेखा जो अवयव है उसके बीच का जो ये कोण बन रहा है थीटा, माना थीटा कोण बन रहा है, इस थीटा के ज्या के बराबर साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती आ रहा था। और चौथा, चार बातें उनके सामने आई है प्रयोग में। चौथा, ये जो दूरी है यहां से और यहां तक की दूरी आर, जहां पर हमने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी मानी है? आर है। तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, मतलब हम कह सकते हैं कि आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं 1/r के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, एक ही बात हुई। तो ये चार चीजें उन्होंने प्रयोग करके देखी, और अगर हम इन चारों चीजों को मिला लेंगे, इन चारों बातों को मिला लेंगे, चारों प्रयोगों को मिला लेंगे तो बायो-सेवर्ट का नियम बन जाता है। तो देखिए मिला करके चारों प्रयोगों से डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा, ये तो प्रोपोर्शनल ऊपर ही है तो आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा और बटे आर स्क्वायर। तो इन जनरल तो ये आ गया बायो-सेवर्ट का नियम। अभी हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या आता है, और अथवा डेल्टा बी इज इक्वल टू करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे आता है म्यू 0/4 म्यू नॉट बटे 4 ये कांस्टेंट के का मान, उसका वैल्यू इतनी होती है आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। इस म्यू 0 को कहते हैं, जहां म्यू 0 को कहते हैं माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता, जिस माध्यम में ये तार रखा हुआ है, धारावाही चालक रखा है, उसकी चुंबकशीलता। और इसकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू होती है इसकी म्यू 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। 4 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये निकल गया, ये मेन ये है आपका विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पे निकल गया। ये तो इतने छोटे टुकड़े के कारण निकला, और अगर हमने पूरे तार के कारण निकालना है तो हम इन सारे छोटे छोटे सदिशों को जोड़ देंगे, मतलब डेल्टा बी का समाकलन कर देंगे, जिस भी लंबाई तक के लिए करना है समाकलन कर देंगे, तो पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा उस बिंदु पर। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे जो ये चुंबकीय क्षेत्र आया इसकी दिशा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है तो इसकी दिशा भी कुछ न कुछ होगी। दो चीजें हमने ज्ञात कर दी। ऑर्स्टेड के प्रयोग से हमें पता चला कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इतनी बात पता चली। बायो-सेवर्ट के नियम से पता चला कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो इतना हो रहा है। और तीसरी बात हम पता करेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसका परिमाण जो हमने निकाला, इसकी दिशा किधर होगी, क्योंकि ये सदिश राशि है। तब तक इसका जो मकसद है पूरा नहीं हुआ जब तक हम इसकी दिशा भी फाइंड आउट नहीं कर लेते हैं। तो अब हम दिशा फाइंड करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ उसकी दिशा किधर के लिए होगी, और इसकी दिशा
ज्ञात करने के लिए दो नियम होते हैं। उन दोनों नियमों में से किन्हीं भी दो नियमों की सहायता से इसकी दिशा फाइंड की जा सकती है। तो क्या है दो नियम? नंबर एक यहाँ पे लिख सकते हैं हम, चुंबकीय, ये यहाँ पे लिखेंगे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इस दिशा को हम दो नियमों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। पहला नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम, और नियम नंबर एक, इसके भी दूसरा नियम भी होता है, इसको आगे बताएंगे। बहुत सारे नियम है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ठीक से समझना है। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर एक, ये है किसके लिए? धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। नियम दो दूसरी चीज के लिए होता है, उसको बाद में बताया जाएगा आपको। नियम नंबर एक, तो इसमें क्या है, मतलब जैसे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, कितना हुआ चुंबकीय क्षेत्र जो हम अभी निकाला, म्यू 0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये हुआ था चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। और इसकी दिशा किधर होगी यहाँ पे, ये निकालना है हमने। तो इसके लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर एक जो है, ये है दाएं हाथ, दायां ही हाथ होना चाहिए, बायां नहीं, फिर बाएं हाथ से नहीं निकलेगा। ये दायां हाथ लिखा है तो दायां ही हाथ। दाएं हाथ की इन चारों उंगलियों को, तर्जनी, मध्यमा, कनिष्का और ये रिंग फिंगर और ये सबसे छोटी फिंगर, ठीक है, और अंगुष्ठ, इनको क्या करेंगे हम इस प्रकार से फैला देंगे ताकि ये चारों उंगलियां और अंगूठे के बीच 90 डिग्री का कोण बने। मतलब ये आपस में क्या हो जाए, एक दूसरे के लंबवत हो जाए, एक दूसरे के लंबवत हो जाए, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यदि अंगूठा धारावाही चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और ये उंगलियां उस बिंदु को प्रदर्शित करें जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उस बिंदु को, किसके कारण चुंबकीय क्षेत्र? इसके कारण, इसमें धारा इधर बह रही है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी जिधर हमारा हथेली धक्का देने की स्थिति में होगी। हथेली किधर के धक्का देगी? ऊपर के लिए। तो इसका मतलब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? ऊपर के लिए होगा। यहाँ पे धारा इधर है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ऊपर के लिए निकलेगा। ये समझ लीजिए आप, ये है वो, ये हमारा तार है जिसमें धारा बह रही है, तार है कोई, और हमें ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, ये बिंदु है बस, ये इसका पॉइंट नोक दिख रही, जो ये बिंदु है, यहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यहाँ पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, जो हमारी चार उंगलियां इंडिकेट कर रही थी इस बिंदु को। तो इस बिंदु पर इस समय ऐसा होगा, अगर हथेली हमारी ऐसी है अगर, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? ऊपर के लिए, यहाँ पर ऊपर के लिए चुंबकीय क्षेत्र होगा। और अगर ऐसा होता, देखो बिंदु वही है, वहीं पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, लेकिन दिशा किधर है धारा की? तार भी वही है, लेकिन धारा की दिशा इधर हो गई जिधर मोटा है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नीचे के लिए होगा। अगर ऐसा होगा, अब देखो आप समझ गए होंगे आप, चार उंगली का मतलब बहुत एक बिंदु है, कोई भी एक बिंदु जिसको भी इंडिकेट करना है, ठीक है, ऐसा है वो बिंदु है बस। अगर ऐसा है, धारा ऊपर बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इधर के लिए होगी। धक्का जिधर भी धक्का लगेगा उधर के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो समझ गए दिशा। इस प्रकार से हम दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर एक कहते हैं इसको, हथेली का पाम रूल कहते हैं इसको। तो इसकी सहायता से हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम है इसका, उससे भी वही निकालते हैं हम, यही सेम, चाहे इस नियम से निकालो, चाहे ये दूसरा वाला नियम आ रहा है इससे निकालो। तो ये है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती स्क्रू का नियम। मैक्सवेल ये वैज्ञानिक का नाम था,
इन्होंने भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए क्या किया? देखिए, अगर आपके पास कोई स्क्रू वाला कील है, स्क्रू कील है जो जिसपे स्क्रू बने होंगे, तो स्क्रू को अगर आप कहीं पे दीवार पे आपने स्क्रू को अंदर की तरफ डालना है तो कैसे डालेंगे उसको? आप देख लीजिएगा घर में जाकर के कि ये माना ये स्क्रू है, स्क्रू वाली कील है हमारे पास ये। अगर हम इसको दीवार पे हमें इसको दीवार पे अंदर की तरफ घुसाना है तो हम क्या करते हैं? पीछे से पेचकस लगा करके, स्क्रू ड्राइवर लगा करके, और ये हम ऐसे घुमाएंगे। अगर इधर देखो, मेरे उंगलियां देखो, इधर घूम रही, इधर घूम रही मेरी उंगलियां, इधर। तो ये स्क्रू किधर जाएगा? अंदर घुसेगा उस समय। निश्चित रूप से ये उस समय अंदर घुसता है। कब घुसता है ये अंदर? जब मेरी उंगलियां इधर जा रही हैं। तो इसका मतलब ये स्क्रू जिधर जा रहा है, अगर वो धारा की दिशा है, तो स्क्रू किधर जा रहा है? अंदर जा रहा है। तो धारा की दिशा मैंने अंदर बता दी है। तो मेरी उंगलियां किधर घूम रही हैं अंदर ले जाने के लिए? इसको इधर घूम रही हैं, इधर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इस स्क्रू के चारों ओर ऐसे होगी, ऐसे। मतलब यहां पे कहूंगा मैं तो ऊपर के लिए होगी, यहां पे कहूंगा तो मेरी उंगलियां ऐसे हो रही है, ऐसे जा रही हैं, ऐसे घूम रही है मेरी उंगलियां, समझो। दक्षिणावर्ती, क्लॉकवाइज, जिधर घड़ी की सुई घूमती है इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। ऐसी घूम रही है मेरी उंगलियां। तो अगर मैं इस बिंदु पे कहूंगा तो उधर जा रही मेरी उंगलियां। तो इस बिंदु पर, और धारा किधर है? जिधर स्क्रू अंदर जा रहा है, तो धारा उधर है। इस बिंदु पे कहूंगा तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उधर होगा। चाहे यहाँ पे कहूँ मैं उधर होगा, चाहे इधर कहूँ उधर होगा। यहाँ पे कहूंगा तो नीचे होगा, क्योंकि मेरी उंगलियां नीचे आ गई। यहाँ पे कहूंगा तो इधर होगा, यहाँ पे कहूंगा तो ऊपर होगा। ये इस प्रकार से घूमेंगी। और अगर मैं इस स्क्रू को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे उल्टा घुमाना पड़ेगा। ये देख लेना कि ऐसा ही होता है, स्क्रू ऐसे ही बने होते हैं कि अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज तो वो स्क्रू बाहर आएगा। दीवार के अंदर जो स्क्रू घुसा है ना, वो बाहर की तरफ निकलेगा। इसका मतलब धारा की दिशा बाहर हो गई, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो गया? अब ऐसा हो गया। जब धारा की दिशा इधर के लिए हो गई, बाहर आ रहा है स्क्रू का मुंह तो उधर ही है, लेकिन कैसे है? वो बाहर आ रहा है, दिशा इधर हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे कहूंगा कि चुंबकीय क्षेत्र किधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है। यहाँ पे कहूंगा इधर है, यहाँ पे कहूंगा इधर है, यहाँ पे कहूंगा इधर है, क्योंकि ऐसे घूम रही है मेरी उंगलियां और स्क्रू बाहर आ रहा है। तो और दाएं हाथ से भी यही हो रहा। देखो मैंने, अगर ये बाहर आ रहा है स्क्रू, तो यहाँ पर किधर हो रही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा? अगर ये स्क्रू बाहर आ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो रही? ऊपर। मतलब मेरी उंगलियां ऐसे घूम के आ रहा था बाहर, ऐसे ऊपर के लिए, ठीक है। यहाँ पे कहूंगा मैं चुंबकीय क्षेत्र, तो मेरी उंगलियां ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज घूम रही, तो इधर के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती स्क्रू का नियम कहलाता है। तो स्क्रू ये ऐसे बने होते हैं, जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अंदर जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बाहर आता है। जितने भी स्क्रू वाले मशीनें बनी होती हैं, जहाँ भी आप देखते होंगे, चाहे वो नल हैं, चाहे वो और भी मशीनें हैं, चाहे वो हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, इनके अंदर जो भी स्क्रू वाली चीजें होंगी, स्क्रू जहाँ पे भी लगे होंगे, वो स्क्रू हम जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अंदर घुसता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बाहर घूमता है। कहीं कहीं पर सुविधा की दृष्टि से स्क्रू जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू बाहर आता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अंदर जाता है। वो ऑप्शनल केस है, अलग केस है। वो सुविधा के लिए बनाए रहते हैं, बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट में बनाए रहते हैं, ताकि चोरी करने वाला आसानी से चोरी नहीं करे। उसे तो ये ध्यान रहेगा कि क्लॉकवाइज घुमा करके स्क्रू ने अंदर जाना है, और वो क्लॉकवाइज घुमाएगा तो वो क्या होगा? क्लॉकवाइज घुमाएगा तो क्या होगा? वो ना, उसने एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बाहर खोलने की कोशिश करनी है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो स्क्रू अंदर घुस जाएगा और टाइट होता जाएगा, मशीन खुल ही नहीं पाएगी। तो वो तो ऑप्शनल केस है। खैर, तो ये दो नियमों की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों एक ही बात है, किसी भी एक नियम से कर सकते हैं। बाकी जो छात्र अभी इस चैनल से जुड़े नहीं हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और हर एक टॉपिक का कनेक्शन दूसरे टॉपिक से होता है। तो जब तक आप सारे टॉपिक्स नहीं देखेंगे तो अगला टॉपिक समझने में थोड़ा परेशानी होती है, दिक्कत होती है। तो अगला टॉपिक फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।